तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री के बारे में। मैं आपको खुल के इसके बारे में बताऊंगा कि इंडियन सिनेमा की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन सी पहली मूवी थी और करंटली किस प्रकार से चल रहा है। और इसमें आप अगर जाते हैं तो इसमें क्या क्या स्कोप है, एक्टर बनने क्या क्या स्कोप है, यदि आप डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो उसमें क्या स्कोप है। और इसके साथ साथ ही आप जानेंगे कि ये इंडियन सिनेमा किस तरीके से कमाई करता है, पूरा इसके बारे में खुल के जानेंगे, हिस्ट्री के बारे में। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और अब हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैं बताऊं आपको कि आज हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा, जिसमें भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा बनाई गई चलचित्र में ये 20वीं सदी से इसकी शुरुआत मानी जाती है और ये सबसे बड़ा सिनेमा रहा है। भारतीय फिल्म उद्योग विभिन्न तरीके की भाषाओं से मिला हुआ है। हमारी ऑफिशियली भाषा 22 है और बाकी इसमें हम कुछ मेनली जो इनकी भाषाओं का सपोर्ट रहता है वो भाषा मैं आपको बता दूं। इंडियन सिनेमा में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम जैसी भाषाएं इसमें आती है। पंजाबी, बंगाली, भोजपुरी, अन्य सही भाषाओं में इसमें फिल्म बनाती है। हमारे 2022 तक स्क्रीनों की संख्या, जो थिएटरों की संख्या थी, 9,382 है, लेकिन अभी ये थोड़ी सी बढ़ गई है क्योंकि पीवीआर जो है बढ़ाना जा रहा है। और प्रति व्यक्ति अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति पर देखता है तो 6 प्रति मिलियन पे हैं। 2021 का डाटा है ये। और अभी तक 21-22 में 2,886 पिक्चरें ये बना चुके हैं ऑफिशियली रूप से। अनऑफिशियली तो बहुत सारी आती है और बनती है। और राष्ट्रीय फिल्मों की आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा हैं और इसमें लगभग 1500 करोड़ रुपए आई हैं, और जिसमें राष्ट्रीय फिल्मों ने 3.7 बिलियन 2020 तक अभी तक कमाया गया है। देश भर में फिल्म निर्माण के मुख्य केंद्र जो हैं वो मुंबई है, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कटक और गुवाहाटी भी शामिल है। पिछले कई वर्षों से भारतीय फिल्म उद्योग वार्षिक फिल्म उत्पादन के मामले में दुनिया पे, मतलब कमाई में, ये दुनिया में पहले नंबर पे है भारत। ये 2022 का डाटा है और देखा जाए तो अब तक इन्होंने 1500 करोड़ 1.9 करोड़ कमाए हैं 2022 में, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। हैदराबाद में स्थित जो रामोजी फिल्म सिटी में जो कि फैली है 674 हेक्टर, जो कि काफ़ी बड़ी है, सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। दोस्तों, रामोजी फिल्म सिटी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला हुआ है, जिससे वह दुनिया के सबसे बड़े फिल्म सिटी के रूप में जाना जाता है और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया है। भारतीय सिनेमा एक ही लैंग्वेज में नहीं बनाया जाता, ये बहुभाषी है और बहुजातीय फिल्म कला से बना हुआ है। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी और आजकल साउथ की मूवियों का क्रेज़ है, तो ये बहुत सब आती है। बॉलीवुड शब्द जिसे अक्सर गलती से पूरे भारतीय सिनेमा में इस्तेमाल किया जाता है, वह केवल हिंदी भाषा का एक खंड है, जिसमें भारतीय सिनेमा एक छद्म शब्द है जिसमें फिल्म उद्योग शामिल है, जिसमें प्रत्येक विविध भाषा और शैलियों में फिल्में पेश करता है। 2021 में तेलुगु सिनेमा ऑफिस बॉक्स के मामले में भारत सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बनकर हुआ। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि साउथ की मूवी सबसे हिट रही है, तो वही अभी 2022 से लेकर के 2024 में सबसे ज़्यादा कमाई करके दे रही है, वह सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। हिंदी सिनेमा में बॉक्स ऑफिस का राजस्व 33% है। इसके बाद 20% तमिल ने लिया, इसके बाद तेलुगु ने 20%, तमिल ने 16%, कन्नड़ ने 8%, मलयालम 6% का प्रतिनिधित्व किया। अन्य फिल्म उद्योग मराठी, बंगाली, गुजराती, बाकी ये सब ओडिया, भोजपुरी सिनेमा है। बाकी सबसे ज़्यादा 2022 तक दक्षिण फिल्म भारतीय फिल्म उद्योग से आगे निकल गया है, मतलब भारतीय सिनेमा से आगे तमिल सिनेमा निकल गया है, ये सबसे ज़्यादा है। और तमिल सिनेमा 20.5 करोड़ लगभग 205 मिलियन और हिंदी सिनेमा
189 मिलियन के साथ 200 दूसरे स्थान पर है। मतलब अब तक जो तमिल सिनेमा में, मतलब जो साउथ की सिनेमा है, उन्होंने कमाया 20.5 करोड़ रुपए, और हमारे इंडियन सिनेमा में सिर्फ 18.9 करोड़ रुपए ही कमाए हैं। और जो ये भारतीय सिनेमा एक वैश्विक उद्यम है दोस्तों, इसमें फिल्मों में पूरे दक्षिण स्थायी आंतरिक किया है। दोस्तों अब इसके इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो ओवरऑल एक रिव्यू था। अब हम बात करने वाले हैं इसके इतिहास के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसमें बहुत सारी हिस्ट्री आप जानेंगे। भारतीय सिनेमा का इतिहास फिल्म युग की शुरुआत की रूप में भी फैला हुआ है। 1896 में लंदन में ल्यूमर रॉबर्ट पॉल की चलचित्रों की स्कैनिंग के बाद, मतलब पहली बार जो सिनेमा दिखाया गया था वो लंदन में लूमियर और रॉबर्ट पॉल के चलचित्रों की स्क्रीनिंग के बाद दिखाया गया था। व्यावसायिक छायांकन दुनिया भर में सनसनी बन गया और उस साल मुंबई में भी दिखाया गया था। अब इसमें दो पहले आए थे कि पहले की जो मूवियाँ बनती थी वो म्यूट बनती थी, मतलब उसमें कोई आवाज़ नहीं होती थी। उसके बाद जो मूवी वाला आया उसमें आवाज़ आने लग गई, तो वो जो युग था मौन युग, उसे कहा जाता है साइलेंट एरा। 1890 से 1920 तक। 1897 में फिल्म निर्माता पर्स्टेवर स्टीवन द्वारा एक फिल्म की प्रस्तुति में कलकत्ता के स्टार थिएटर में एक स्टेज शो दिखाया। स्टीवन ने कैमरे और प्रोत्साहन के साथ भारत के पहले फोटोग्राफर हीरालाल सेन ने उस शो के दृश्यों को फिल्माया, जिसे द फ्लावर ऑफ पोर्शिया 1898 के रूप में प्रदर्शित किया। एच.एस. भड़वेकर द्वारा बनाई गई फिल्म द रेसलर्स 1899 में बनाई गई थी, जिसे बॉम्बे की हैगिंग गार्डन में कुश्ती मैच दिखाया गया था। भारतीय फिल्म द्वारा ये किसी भारतीय द्वारा पहली बार शूट की गई फिल्म थी और ये पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी। तो दोस्तों पहली भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनाई थी उन्होंने एच.एस. भड़वेकर द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम था द रेसलर्स। 1899 में ये बनाई गई थी, जिससे एक कुश्ती मैच दिखाया गया था। इसमें कोई आवाज़ नहीं थी, बस इंटर स्टाइल थे। अब ये तो रही इनकी बात। अब 1913 में आते हैं दादा साहब फाल्के में। इन्होंने पहली मूवी बनाई जो कि 1913 में रिलीज की गई थी और जो भारत के इतिहास में बनी पहली फिल्म थी। ये मराठी और अंग्रेजी इंटर स्टाइल को शामिल करने वाली पहली एक मुख्य फिल्म थी। इसका प्रीमियर गिरगांव में कोरोनेशन सिनेमा में हुआ। अब दोस्तों ये हालांकि कुछ लोग दावा करते हैं कि दादा साहब की पहली जो फिल्म थी बनाई हुई वह पुंडलिक थी, लेकिन कुछ लोग इसे कहते हैं कि सच्ची भारतीय फिल्म नहीं थी, क्योंकि ये जो एक नाटक हो रहा था उसकी एक ये रिकॉर्डिंग थी दोस्तों। अब ये रिकॉर्डिंग होती है तो ये तो एक मतलब शो हुआ उसकी रिकॉर्डिंग है, तो हम इसे फिल्म कैसे कह सकते हैं। तो ये नहीं थी इन्होंने। और मेन बात है कि जिससे फिल्माया गया था एक ब्रिटिश कैमरामैन ने, तो वो और इसे प्रोसेस भी लंदन में किया गया था, तो इसे कैसे कह सकते हैं। और जो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी राजा हरिश्चंद्र की कहानी, वह इंडियन हिस्टोरी है और एक सत्यवादी राजा थे जिनकी सफलता के कारण कई लोगों ने भारतीय सिनेमा का अग्रदूत भी मानने लगे। और स्टोरी भी पूरी इंडियन थी, शूट भी एक इंडियन ने की, डायरेक्टर भी एक इंडियन थे, प्रोड्यूसर भी इंडियन थे, तो कुल मिला के ये एक इंडियन फिल्म मानी गई। तो दादा साहब फाल्के अवार्ड आज भी उनकी याद में दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो रही एक बात। अब दूसरी बात हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं। जो फाल्के की राजा हरिश्चंद्र की कहानी हिंदू और किंवदंती पर आधारित थी। वह एक सत्यवादी राजा थे, ये मैंने आपको बताया। और इन्होंने फिल्म का निर्देशन सत्यापन प्रोसेसिंग खुद की थी। फाल्के ने फ्रांसीसी निर्देशक एल्गी गाई बाल्चे की द लाइफ ऑफ क्वाइट 1906 देखी। स्क्रीन पर यूसुफ देखते समय फाल्के उनका जो इंस्पिरेशन है ना वो आया। उन्होंने फाल्के ने एक फ्रांसीसी निर्देशक मतलब एक डायरेक्टर थे, इन्होंने एलिस गाई बाल्चे की फिल्म देखी, जिसमें उन्होंने द लाइट ऑफ स्काइट
उन्होंने इसमें यीशु को देखा तो उनके मन में भी हिंदू देवी देवताओं और राम और कृष्ण की छवि उतरी। उन्होंने चलती तस्वीरों को व्यवसाय के रूप में करने का फैसला लिया और दक्षिण भारत में फिल्म अग्रणी रघुपति वेंकैया नायडू, जिन्हें तेलुगु सिनेमा के रूप में जनक के जाना जाता है, हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहब फाल्के थे। दक्षिण भारतीय जो साउथ की फिल्म थे उनके जो अग्रणी दाता थे उनका नाम था रघुपति वेंकैया नायडू। दोस्तों ये चेन्नई में इन्होंने पहला सिनेमाघर बनाया था जो नटराज मुदलियाकरण द्वारा शहर में एक फिल्म स्टूडियो में स्थापित किया गया था। 1921 में नायडू ने मुख्य फिल्म भीष्म प्रतिज्ञा का निर्माण किया, जिसे आमतौर पर पहली तेलुगु फीचर फिल्म माना जाता है। पहली तमिल और मलयालम फिल्में जो मुख्य फिल्में थी कीचक वदम और आर नटराजम मुल्लियार, और बाद वाली पहली भारतीय सामाजिक डाटा फिल्म थी और दली जादी की फिल्म अभिनेत्री ने अभिनय किया। भारतीय सिनेमा की पहली श्रृंखला मदर थिएटर पारसी जमदेश मदन के स्वामित्व में थी, जो श्रृंखला के फिल्म उद्घाटन की देखरेख करते थे। फिल्मों ने पूरे भारत में आम जनता के लिए काफ़ी किफ़ायती और मनोरंजन के रूप में काफ़ी किफ़ायती मनोरंजन बन गया था। मतलब बहुत सस्ता था उस समय, जो टिकट की दरें थी वो भी काफ़ी कम होती थी और मनोरंजन के काफ़ी कम साधन थे। हर घर में टीवी नहीं होती थी तो लोग सिनेमा देखने के लिए जाते थे क्योंकि ये बहुत ही सस्ता था। और बॉम्बे में उस समय एक आना, जो कि 1 रुपये का भी 16वां हिस्सा होता है, उससे भी कम था। और युवा निर्माता और सामाजिक संस्कृति ने सिनेमा को बढ़ावा दिया और दुनिया में नए विचार लाए। 1927 में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिका की फिल्मों की तुलना में ब्रिटिश फिल्मों के लिए भारतीय बाजार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सिनेमेटोग्राफी जांच समिति का गठन किया। आईसीसी ने 3 ब्रिटिश और 1 भारतीय 3 भारतीय और 3 ब्रिटिश लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व मद्रास के वकील टी रंगाचारी कर रहे थे। और ये ब्रिटिश फिल्म को समर्थन देने के लिए वांछित सिफारिशों को मजबूत करने में विफल रही। दोस्तों ये तो रही जो साइलेंट एरा था उसके बारे में बात। अब आई थी जो पहली फिल्में थी उनके बारे में बता देता हूँ, जिनमें आवाज़ आने लगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी उसके साथ साथ ही आवाज़ आने लगी और इससे लोगों का मनोरंजन बढ़ने लगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ध्वनि युग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भारत की पहली बोलती फिल्म, मतलब जिसमें साउंड आया, डायलॉग आए, वो आलम आरा थी 1931 में, जिसे अर्धनिरीक्षक ईरानी ने बनाया। अयोध्याच राजा 1932 मराठी सिनेमा की पहली ध्वनि फिल्म थी। अयोध्याचा राजा मतलब अयोध्या के राजा। ईरानी ने दक्षिण भारत की पहली ध्वनि फिल्म तमिल तेलुगु द्विभाषी बोली फिल्म कालिदास 1931 MH रेड्डी का भी निर्माण किया। सर्वात वाली पहली तेलुगु फिल्म भक्त प्रहलाद 1932 और NHM रेड्डी द्वारा निर्देशित की गई थी, जिन्हें पहले दिवासु तेलुगु और तमिल टॉक फिल्म कालिदास का ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली तेलुगु फिल्म सावित्री 1933 में निर्माण किया, जो कि मायावली बाला भारतीय समाज के एक मंचकीय नाटक से रूपांतरित थी। फिल्म ने दूसरे वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मानद डिप्लोमा हासिल किया। उस समय पहली हिट हुई थी। और चित्तूर नागेश्वर भारत के पहले बहुभाषी फिल्म निर्माताओं में से एक थे। अब इनमें से एक डायरेक्टर थे जिन्हें चित्तूर नागेश्वर बोला जाता था। दोस्तों ये बहुभाषी का मतलब बहुत सारी लैंग्वेज में उन्होंने डब किया था, तो वो इसके जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों अब हमने बात की पहली साइलेंट एरा की, उसके बाद बोलने वाली फिल्मों की, फिर हमारे डबिंग जो मूवीज़ थी उनके बारे में बात की। अब आपको मैं बताता हूँ कि जुमई षष्ठी बोलती हुई पहली बंगाली शॉर्ट फिल्म थी। शॉर्ट फिल्म भी अब बंगाली में बनने लगी और अपनी पहली फिल्म ज्योमेती बनाई, जिसमें इंद्रामली बनाई। दक्षिण भारत का पहला स्टूडियो, मैं आपको बताता हूँ साउथ का पहला स्टूडियो के बारे में, दुर्गा सिनेटॉन 1936 में बना था आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में।
निंदामती सुरैया दाना बनाया गया था। तो पहला फिल्म स्टूडियो उन्होंने बनाया था। उसके बाद भारतीय सिनेमा ने धोनी के आगमन से बहुत सारी जैसे म्यूज़िक आने लगे। उसके साथ साथ फिल्में आई थी जिसका नाम देवयानी जैसी संगीत वाली मूवी थी। पहले तो सिर्फ बातें ही हुआ करती थी, उसके बाद म्यूज़िक आने लगा और वो अभी तक आता है। तो ये भी बहुत शानदार चला था। और इसके साथ साथ ही उन्होंने गीत और नृत्य की शुरुआत की, उसमें डांस वगैरह होने लगे। 1935 तक मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे जैसे प्रमुख शहरों में स्टूडियो उभरे, क्योंकि फिल्म निर्माण में स्थापित एक उद्योग बन गया था। मतलब 1935 तक जो मद्रास जिसे बोलते हैं मुंबई जैसे शहर, कलकत्ता और बॉम्बे जैसे शहरों में स्टूडियो बनने लगे थे, क्योंकि एक व्यवसाय के रूप में जाने लगा। पहले लोग शौकिया रूप में बनाते थे, जिसका उदाहरण देवदास की 1935 में जो बनी थी वो एक सफलता है। और पहली रंगीन फिल्म, मतलब अभी तक बनते आ रही थी फिल्में, वो ब्लैक एंड वाइट थी। और अब जो रंगीन फिल्म बनने लगी उसका नाम था किसान कन्या। 1937 में बनी थी और बहुत ही शानदार ये मूवी रही थी। स्वामी के टू विसेंट, इन्होंने कोटेम्बर में पहला दक्षिण भारत का पहला सिनेमा बनाया। अब दोस्तों स्टूडियो तो था, अब पहला जो थिएटर है उन्होंने कोटेम्बर में स्वामी केन्नू विंसेंट ने बनाया था। दोस्तों टेंट सिनेमा की अवधारणा इन्होंने पेश की। फिल्मों को प्रदर्शित करने के लिए खुली ज़मीन पर एक तंबू बनाया और उसमें पहला मद्रास सिनेमा, मतलब एक तंबू बनाते, उस पर प्रोजेक्टर लगाते और उस पर वो दिखाते। और कुर्सियाँ उसमें बैठने को नहीं थी, क्योंकि खुली ज़मीन पे ही लोग बैठा करते थे। तो और मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर के लिए इलेक्ट्रिक कार्बन का वो यूज़ लिया करते थे। बॉम्बे टाकीज में खुली और प्रभात स्टूडियो ने मराठी फिल्मों का निर्माण शुरू किया। इसके साथ साथ एक संत तुकाराम जो थी मूवी, वह एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म बन गई थी। इसके साथ साथ ही जो भारतीय फिल्म मसाला था, एक शब्द जिसका मिश्रित शैली के लिए फिल्मों का यूज़ किया जाता है, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य और रोमांस दिखाया जाता है, ये सब शामिल होने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये आने लगे, इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बढ़ने लगा। और देखा जाए तो भारतीय रंगमंच के साथ ही इसका आंदोलन बढ़ा और बहुत सारी मूवियाँ इसके साथ आ जाएंगी। स्वतंत्रता के बाद की अब दोस्तों हिस्ट्री बताता हूँ कि 1997 में भारत के विभाजन में देश की संपत्तियों को विभाजित कर दिया। इसमें कई स्टूडियो थे, बहुत सारे फेमस, जो कि पाकिस्तान चले गए। और इसके बाद विभाजन का एक स्थायी फिल्म विषय बन गया। भारत सरकार ने 1948 तक एक फिल्म प्रभाग की स्थापना की, जो कि 200 से अधिक लघु वर्गचित्रकों के वार्षिक उत्पादन के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़ी वर्गचित्र फिल्म निर्माताओं के साथ एक बन गया है। मतलब एक गवर्नमेंट ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो सारी मूवियों की देख रेख करे, उनके प्रोडक्शन के बारे में बनाए, उनको लाइसेंस दे और बहुत सारी एक फिल्म प्रभाग की स्थापना की 1948 में। और इससे लगभग 18 भाषाओं में रिलीज़ किया और पहली देश भर में स्थायी फिल्म थिएटरों के लिए 9000 प्रिंट किए गए। मतलब बहुत ही शानदार था। और इसके साथ साथ 1940 के दशक के अंत में लेकर 1960 के दशक की शुरुआत की अवधि की फिल्म इतिहासकारों ने भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग माना गया है। मतलब 1940 से 1960 की जो फिल्में थी वो भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। इस अवधि में समांतर सिनेमा आंदोलन का बंगालियों में नेतृत्व था। मतलब बहुत सारी मूवियाँ बनी, जिसमें धरती के लाल, नागरिक और बीघा ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन, भारतीय फिल्मों की इन्होंने मेनली नींव रखी है। उसके बाद एक बहुत ही शानदार आ गया। इसके बाद है ना, ये विश्व सिनेमा का सबसे प्रभावशाली और 8 थिएटरों में आने वाली उम्र की फिल्म को भीड़ ने जन्म दिया। सिनेमेटोग्राफर दोस्तों वो होता है जो मूवी में कैमरा चलाता है। सुपत मिश्रा ने त्रय की दूसरी फिल्मों के दौरान सेट पर दिन के उजाले के प्रभाव को फिर से बनाने के लिए बाउंस लाइट की तकनीक विकसित की। दोस्तों अभी तक जो शूट होते थे वो
दिन में ही शूट होते थे उन्हें, क्योंकि लाइटिंग वगैरह इतनी नहीं थी तो दिक्कत उन्हें आती थी। इसके बाद जो सुब्रत मिश्रा थे उन्होंने कुछ ऐसी बाउंस लाइटें बनाई और लाइटों की मदद से कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन किया, क्योंकि जो सिनेमेटोग्राफी मूव कैमरा चलाते हैं उन्हें सब पता है कि बाउंसिंग क्या चीज़ होती है। तो मतलब उन्होंने ऐसा बताया कि जो नाइट थी उसमें भी दिन के उजाले की तरह हम शूट कर सकते थे, और बाद में फ़ोटो नेबली फ्लैशबैक एक्सरे टेक्निक जैसे अन्य प्रभावों का बीड़ा उठाया। 1950 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा कथित तौर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फिल्म उद्योग बन गया था। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं, 1950 के दशक के दौरान भारतीय सिनेमा कथित तौर पर का सबसे बड़ा बन गया था, क्योंकि 205 मिलियन लगभग बहुत सारी 250 मिलियन मतलब 2023 तक इन्होंने आय अर्जित कर ली थी। इसके बाद 1960 में प्रसारण के रूप में इंदिरा गांधी ने एसएसएफ के माध्यम से ऑफ बीट सिनेमा का निर्माण का समर्थन दिया। मतलब बहुत सारा इन्होंने कहा, व्यवसाय हिंदी सिनेमा में खूब तरक्की की। और इनके बाद जो राज कपूर आए, इनके बाद आवारा फिल्म थी, कागज़ के फूल, मतलब एक सामाजिक विषयों से व्यक्त किया। आवारा ने बॉम्बे के एक दुख स्वप्न और एक सपने के रूप में प्रसिद्ध किया, जबकि प्यासा ने शहरी जीवन की अवास्तविकता की आलोचना की। और मदर ऑफ इंडिया जो कि बहुत ही शानदार थी फिल्म, अमेरिका में इंस्टीट्यूट ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट साइंसेज में पहली विदेशी भाषा फिल्म अकादमी पुरस्कार के लिए इन्हें नामांकित किया गया था। बहुत ही शानदार ये मूवी रही थी। और ऐसे कर करके बढ़ती गई। और दिलीप कुमार 1950 के दशक में प्रसिद्ध हुए, उस समय के सबसे बड़े भारतीय फिल्म स्टार थे। वे हॉलीवुड के मेथड एक्टर जैसे मार्लन ब्रैंडो के पहले मेथड एक्टिंग के अग्रणी थे। न्यू हॉलीवुड एक्टर्स में ब्रैंडो के प्रभाव की तरह कुमार ने अमिताभ बच्चन, नसरुद्दीन शाह, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हिंदी अभिनेताओं को प्रेरित किया। इसके साथ साथ वो बढ़ते गए, और इसके साथ साथ ही काफ़ी सारे इसके साथ साथ जुड़ने वाले जैसे संगीतकार हो गए, एक्टर्स पैदा हुए, इसके साथ साथ लाइटमैन हुए, एडिटर हुए, और बहुत सारे डायरेक्टर हुए। ये सब इनका रोज़गार बढ़ने लगा, क्योंकि एक फिल्म बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है। और कैमरामैन इसमें खास थे। और शिवजी गणेशन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता थे, जिन्होंने 1960 में इन्फो एशियाई फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता, और फ्रांसीसी सरकार द्वारा लीजन ऑफ ऑनर शेलिब्रियर की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। तो बहुत सारे ऐसे हैं। और 1970 के बाद तक की आपकी कहानी बताऊं तो 1986 तक भारतीय का वार्षिक फिल्म उत्पादन बढ़ाकर 833 फिल्में सालाना हो गया था, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता बना दिया गया था। बॉम्बे का फिल्म निर्माता उद्योग का सबसे बड़ा खंड बॉलीवुड के रूप में जाने लगा। 1960 तक भारतीय फिल्म उद्योगों में अनुमानित 600 मिलियन लोगों ने घरेलू दर्शक संख्या थी। 600 मिलियन लोगों ने मतलब इसके सब्सक्राइबर बोले जाए तो देखने वाले बन चुके थे, जो कि बहुत ही शानदार था, और लोग इसे देखने नियमित रूप से देखने वाले बन गए थे, और जिसे भारत में सिनेमा का सबसे बड़ा बाजार के रूप में जाने लगा। और भारतीय सिनेमा ने दुनिया भर में अनुमानित 3.6 बिलियन टिकटें बेची, जो कि हॉलीवुड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हैं। हॉलीवुड की 2.6 बिलियन टिकटें बिकी हैं। अब हिंदी जो था वो बढ़ता रहा। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती गई और आगे हम बढ़ते रहे। हिंदी सिनेमा का विकास होने लगा था। और इसके बाद आपको मैं बताऊं कि उसके बाद मधुर 1900 दशक के अंत में हिंदी सिनेमा का ठहराव एक और देखा गया। बढ़ती हिंसा, संगीत की मधुर गुणवत्ता में गिरावट, वीडियो में पायरेसी में वृद्धि के कारण बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की संख्या में गिरावट आई थी। 1980 का जो दशक था वो थोड़ा स्ट्रगल से भरा हुआ था, क्योंकि थोड़ी म्यूज़िक अजीब तरीके से आने लगे थे, और इसमें हिंसा और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई जाती है जो कि दिखानी नहीं चाहिए थी, और थिएटर छोड़ना शुरू किया। और फिर
एक नई मूवी आई जिसका नाम था डिस्को डांसर 1982 के साथ एक नया मोड़ आया जिसमें भारतीय सिनेमा को एक नया मोड़ दिया, जिसमें डिस्को डांसर डिस्को संगीत की युग की शुरुआत मानी जाती है। और जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और संगीत बप्पी लाहिड़ी ने उस दशक की सबसे मुख्य धारा की भारतीय हिट फिल्में बताई। यश चोपड़ा की चांदनी 1982 में बॉलीवुड में संगीत में रोमांस फिल्मों में से एक नया फॉर्मूला अपनाया, जिसे इस शैली को पुनर्जीवित किया गया और आने वाले वर्षों में हिंदी सिनेमा को परिभाषित किया गया। दोस्तों यहाँ से थोड़ा पैटर्न बढ़ने लगा, थोड़ा नई चीज़ें आने लगी, उसके साथ जो आधुनिकता है वो यहाँ से दिखाई देने लगी। उसके बाद तो बहुत सारी फिल्में आई कि अंत में मिस्टर इंडिया आई और कयामत से, चालबाज, मैंने प्यार किया और इसके साथ साथ प्यार किया तो डरना क्या 1988 में आई। और ये सब चीज़ें बढ़ती गई और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इन्हें मिला गया। और उस ज़माने में 2012 में श्रीदेवी आई, जो उन्हें भारतीय सिनेमा की सबसे लोकप्रिय फिल्म महिला माना जाता था। और ये पुनरुत्थान होता गया। 3 बॉलीवुड 3 स्टार खान रहे। 1990 के बाद 3 बड़े फिल्म स्टार तीनों खान रहे, शाहरुख खान, अमिताभ, सलमान खान। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शीर्ष टॉप 10 की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने टॉप 10 की जो सबसे ज़्यादा कमाई की थी 1990 के बाद, वो इनकी रही थी। और ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल हावी रहे। शाहरुख खान ने 1990 से लेकर 2000 में अधिकतम 2000 के दशक तक अधिकतम सफल गए, जबकि आमिर खान 2000 के दशक के उत्तरार्ध से सफल रहे। फोर्ब्स के अनुसार शाहरुख खान भारत और चीन में अपनी अपार लोकप्रियता के कारण 2017 तक यकीनन दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार हैं। हालांकि दशकों के अन्य उल्लेखनीय फिल्म सितारे जैसे सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, जूही चावला, प्रीति जिंटा, ऐश्वर्या राय और ये बहुत सभी शामिल है। अब ये तो एक हिस्ट्री रही। और तेलुगु की अब आपको तेलुगु, ये तो हिंदी सिनेमा का रहा। तेलुगु का बताऊं तो माया बजार 1957 भारतीय सिनेमा की ऐतिहासिक फिल्म है, जो तेलुगु सिनेमा की पहली क्लासिक फिल्म है, जिसने फिल्म निर्माताओं की तेलुगु की कई पीढ़ियों को इन्होंने जो है बढ़ाया या सम्मानित किया गया। तो ये तो एक रहा। अब इसके बाद पैन इंडिया भारतीय फिल्म सिनेमा में संबंधित एक शब्द है, जिसमें तेलुगु सिनेमा की वृद्धि की गई। तमिल के साथ देखा जाए तो तमिल सिनेमा मद्रास अब चेन्नई में माना जाता है एक द्विभाषीय फिल्म निर्माण केंद्र में स्थापित है, जिसका उपयोग हिंदी भाषा अब अन्य दक्षिण भारतीय फिल्मों में, पहले ये हिंदी भाषाओं की डबिंग करके दिखाया करते थे, इसके बाद इन्होंने खुद की मूवी बनाने लगी, जिसमें सबसे ज़्यादा तमिल सिनेमा में जिन्हें माना जाता है रजनीकांत है, उन्होंने सबसे ज़्यादा मूवी की है। और आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा इन्होंने, और सबसे ज़्यादा जो डब की जाती है वो जापान में डब की जाती है इनकी मूवियाँ, जो कि तमिल फिल्मों की आती हैं और वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखी जाती है। मलयालम भी इसके बाद आई। मलयालम की शुरुआत की थी अदूर गोपाल कृष्ण जी ने। इसके बाद कन्नड़ा की बात करूँ तो नृत्य विज्ञान प्रमुखता मिली, जिसे कीवी कारना चोयमा डूडी और शिवराम कारना की चोयमा डूडी पर आधारित थी। इन्होंने शुरुआत की। गिरीश कारावल्ली और गिरीश कर्नाड ने, कुल मिला के इनको श्रेय दिया जाता है कन्नड़ सिनेमा का, मराठी सिनेमा की, जिसे मराठी फिल्म उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्य बेस है मुंबई महाराष्ट्र से स्थित एक फिल्म उद्योग है। भारत का सबसे पुराने फिल्म उद्योग है कि दादा साहब फाल्के की पहली मराठी फिल्म राधा रिश्चन 1982 में बनी थी और ये गिरी गांव में रिलीज़ किया गया था। तो यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। अब और पीवीआर सिनेमा भी आया इसकी, जो भारत की सबसे बड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में बताया। और प्रसिद्ध आईमैक्स थिएटर जो हैदराबाद का भी दुनिया की सबसे बड़ी 3D आईमैक्स स्क्रीन थी और दुनिया की सबसे ज़्यादा दर्शकों वाली सीन एक रही है भारतीय इतिहास में। चेन्नई स्थित विक्टोरिया पब्लिक हॉल 19वीं सदी और 19वीं के अधिक थिएटर के रूप में कार्य करता था। इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं सारी आपको बताऊंगा एक एक करके। अब इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव देख लेते हैं। भारतीयों ने यूरोप से फिल्म उपकरण खरीदे। मतलब पहले जो थे
जो इक्विपमेंट थे वो हमें मिलते नहीं थे, और जैसे कैमरा वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी वो आज भी हमारे इंडिया में नहीं बनाई जाती, वो अदर देशों से आती है। तो यूरोप पहले जो हम खरीदते थे वो यूरोप से ज़्यादा खरीदते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिशों ने युद्धकालीन प्रचार में फिल्मों को वित्त पोषित किया, जिसमें कुछ भारतीय सेना की दूरी विशेष शक्तियों, विशेष रूप से जापान के साम्राज्य के खिलाफ खड़ा करा दिखाया, जिसमें भारत में घुसपैठ करने में कामयाब रहे। एक ऐसी कहानी बर्मा रानी, जिसे म्यांमार और ब्रिटेन और भारतीय सेनाओं द्वारा जापानी कब्जे के खिलाफ नागरिक प्रतिरोध के रूप में दिखाया गया था। दोस्तों, अंग्रेज भी मूवी बनाने में साथ दिया करते थे, क्योंकि इसके साथ साथ उन्हें इसका फ़ायदा मिलता था, तो वो लोग भी काफ़ी शानदार रहे थे। शुरुआत में भारतीय फिल्मों ने सोवियत संघ, मध्य पूर्व, दक्षिण एशियाई और चीन के साथ साथ बहुत सारी पेट बनाई, और मुख्यधारा फिल्म सितारा एशिया में, पूर्वी यूरोप, अंतर्राष्ट्रीय में ख्याति प्राप्त की। मतलब अब वहाँ भी हमारी मूवियाँ चलने लगी। और इसके साथ साथ ही दोस्तों आपको मैं बताऊं कि भारतीय फिल्में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिल्म समारोह में दिखाई देने लगी, और बंगाली फिल्म निर्माताओं ने दुनिया भर में ख्याति इसको ला दी। संगीत और गाने, जिन्हें हिस्सा माना जाता है एक श्रेय का मूवियों के, क्योंकि बिना मूवी जो है गाने के नहीं चल सकती, गाने के बिना मूवी अधूरी है। और गाने जो हैं वो भारतीय में मेन रूप से मूवी के साथ ही जुड़े हुए हैं, और ये मनोरंजन के लिए बनाए जाते हैं। और ज़्यादातर गाने फेमस हुए हैं वो मूवियों की वजह से हैं, क्योंकि लोग सिनेमा लवर थे, वो देखते थे, तो इसके लिए उन्होंने देखा। और इसके साथ साथ जो ये उद्योग है, संगीत उद्योग, वो भी एक फिल्म के साथ जुड़ गया। इसके लिए अब देखे जाए तो अकेले संगीत 4.5% हिस्सा कमाता है पूरे जो है मूवी का। तो और पहले कमाता था, अब सोनी म्यूज़िक इंडिया आ गई, टी सीरीज़ दिल्ली में, जो प्रमुख, अब इसमें प्रमुख म्यूज़िक कंपनियां बताता हूँ जो इंडिया में संगीत देती है। जो प्रमुख म्यूज़िक कंपनियां वो हैं, दिल्ली में टी सीरीज़ है, चेन्नई में सोनी म्यूज़िक इंडिया है, और मुंबई में जी म्यूज़िक कंपनी है, हैदराबाद में आदित्य म्यूज़िक कंपनी, और कोलकाता से सारेगामापा कंपनी है, जो देश में फिल्म में संगीत की शुद्ध संगीत बिक्री का 48% हिस्सा कमाती है। ये एक सामान्य फिल्म में 5 से 6 गाने कोरियोग्राफ हो सकते हैं। तो पहले तो बहुत सारे गाने आया करते थे, मतलब 3 घंटे की मूवी में कम से कम 12-13 तो गाने ही डाल दिया करते थे। लेकिन अब गानों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, ज़्यादा 5 या 6 गाने आते हैं, और मैक्सिमम 2 या 3 गाने आते हैं। मिनिमम 2 या 3 गाने आते हैं, और मैक्सिमम 5 या 6 आते हैं। इससे ज़्यादा कोई गाने नहीं बनाता है। और ये बहुत सारे इसमें जो हैं, किशोर कुमार हो गए, आशा भोसले हो गई, लता मंगेशकर हो गई, मोहम्मद रफ़ी थे, इन्होंने भी अपने गानों से मूवियों को बढ़ावा दिया और भीड़ को आकर्षित किया, क्योंकि लोग इसलिए चले जाते थे अपने फेवरेट सिंगर को देखने के लिए। तो चलो वो भी देखने को मिलेगा और उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी। तो बहुत सारे चीज़ें इनके साथ बनी। इसके साथ साथ ही भारत में प्रोडक्शन कंपनियां बड़ी, अभी भारत में करंटली 1000 से ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनियां काम करती है, लेकिन उसमें से कुछ ही सफल हैं, बाकी अपना चले जा रही हैं, काम करे जा रही हैं। और अभी तक 2022 तक की मैं बताऊं तो भाषा के अनुसार हिंदी में 463 भाषाएं की फिल्मों की संख्या आ चुकी हैं, और तेलुगु भी इससे पीछे नहीं है, 438 इन्होंने बनाई, कन्नड़ में 338, ऐसे ही कर के बढ़ती जा रही हैं। ये सबसे कम जो भाषा हैं वो राभा भाषा में है, वो एक ही मूवी बनाई गई हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक 2022 तक मूवियाँ ऑफिशियली, जिन्हें वैसे तो काफ़ी सारी मूवियाँ बनती हैं जो रजिस्टर हैं गवर्नमेंट से, 2886 हैं, 1000 में हैं ये, 2886 मूवियाँ कुल मिला के बनाई गई हैं। अब एक और नया इसमें जुड़ा है जिसका नाम है असमिया। असमिया एक असम, भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य असम उसमें है। तो कभी कभी यहाँ पे
मूवियाँ बन जाती हैं। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो असमिया भाषा में भी आजकल मूवियाँ बनने लगी हैं, क्योंकि हर राज्य की एक अलग से मूवी आने लगी है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब इसका जो पीवीआर सिनेमा, आइनॉक्स सिनेमा आदि कुछ शीर्ष मल्टीप्लेक्शन है जो मूवी तो बन जाती है, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? तो जिनके देश भर में सिनेमाघर हैं, बुक माई शो बार के अग्रणी टिकट बेचने वाला मुंबई इंडिकेशन है। दोस्तों, इससे पहले बुक माई शो का भी टिकट बेचने में काफ़ी बड़ा हाथ है। पहले जो थी कि घंटों लाइन लगो और लाइन लगने के बाद टिकटें मिला करती थी, आजकल ऐसा सिंपल कर दिया है बुक माई शो ने कि आप आसानी से घर पे बैठे अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। अपना स्नैक्स जो भी आपको खाना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही उन्होंने डिस्काउंट वगैरह देना शुरू किया था। और एक ज़माना था कि एक नई पीढ़ी आई थी जब उन्होंने टिकटों के लिए लाइन में लगना पसंद नहीं था, तो और मोबाइल ही इतने आ गए थे कि चिपकना पसंद नहीं था, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। तो मूवी के साथ कई सारे व्यवसाय भी बढ़े हैं, कई सारे लोगों को रोज़गार मिला है। और इसके साथ साथ मेन है टिकट की प्री बुकिंग करते हैं। इंटरनेट सेवा के विकास सेवा ऑनलाइन टिकट के साथ आजकल अमेज़ो जो मूवियाँ हैं वो OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज़ होने लगी है, जिसमें जियो सिनेमा सबसे आगे हैं, सोनी लीव आ गया है, हॉटस्टार और अमेज़ॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसी जगहों पर भी ये होने लगी है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जिसे भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के नाम पर दिया जाता है और सिनेमा में आजीवन योगदान के सम्मान के रूप में दिया जाता है। इनकी स्थापना भारत सरकार ने 1969 में की थी। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों में से एक है, मतलब एक सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जिसे बोलते हैं, वो दिया गया है। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को ये किताब मिला है, जो कि सराहनीय काफ़ी, क्योंकि एक समय में उनकी मूवी नहीं उठाया था जब दर्शकों की संख्या कम हुई थी, जिसका नाम था डिस्को डांस कर। तो और उस समय से ही एक नया जो आधुनिक युग था वो आया। तो ये तो इनकी बात। अब इसमें से काफ़ी सारी जो मूवी बनानी है उसकी प्रोडक्शन कंपनियां देती हैं। सबसे राज्य फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान है जो मूवी बनाने की सिनेमेटोग्राफी या फिर जो डायरेक्शन है वो सिखाती है। एनजेएस मास कम्युनिकेशन रिसर्च इंडिया इस्लामाबाद नई दिल्ली में सिखाती है। अन्नपूर्णा इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फिल्म एंड मीडिया हैदराबाद में। ये जो आपको पढ़ना है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, या इन इंस्टीट्यूट में जा कर के आप सिनेमाटोग्राफी डायरेक्टर या फिर प्रोड्यूसर कैसे बने वो सब सीख सकते हैं। ये गवर्नमेंट है कुछ और कुछ प्राइवेट हैं। और अब आपको मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा जो टिकट हैं वो बुक माई शो बेचता है, कुछ ऑफलाइन बिक जाते हैं। और अब तक जो सबसे ज़्यादा अभी कमाई कर रही हैं वो साउथ की मूवियाँ हैं, क्योंकि साउथ की मूवी एक ऐसी मूवियाँ हैं जो बहुत ही शानदार चल रही हैं और लोगों को बांध रखा है। क्योंकि बॉलीवुड मूवी में तो एक दिक्कत आ गई है, क्योंकि वो हमेशा रीमेक बना लेते हैं, गाने भी कुछ नए नहीं डालते, कुछ नया कॉन्सेप्ट है नहीं उनके पास। और जो राइटर हैं वो पुराने ही, पहले भी वो यही करा करते थे कि जैसे टार्जन वगैरह मूवी हुई तो किसी बाहर की मूवी की कॉपी मार ली जिसमें हेरा फेरी हो गई, आपको लगता होगा कुछ नई मूवी होगी, पर वो नई मूवी नहीं है। धमाल वगैरह ये सब कॉपी है, पहले भी ये कॉपी करते आ रहे थे। एक ज़माना था जब वहाँ पे कुछ नए राइटर थे और नए संगीतकार थे जो दिल से काम किया करते थे, कुछ नया प्रोडक्ट बना करके लाते थे। लेकिन अब कॉपी रीमेक के अलावा कुछ नहीं बचा बॉलीवुड में, इसलिए लोग टॉलीवुड की तरफ जा रहे हैं। उनकी मूवियाँ कुछ फैंटास्टिक होती है, कुछ अलग ही लेवल की होती है और बहुत ही शानदार दिखने में होती है। मतलब एक जो दर्शक है उसको क्या चाहिए, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, उसका पैसा वसूल, तो वो बिल्कुल करके रखती हैं, उन्हें बिल्कुल एग्जीक्यूट करती हैं और बिल्कुल बांधे रखती हैं। पहले जो तमिल सिनेमाओं में एक ही कमी थी डांस की और गानों की, तो उन्होंने उसकी भी कमी दूर कर दिए। उन्होंने दुनिया के बेस्ट कोरियोग्राफर को बुलाया। तो अब जो उनके गाने हैं, जैसा कि आपने देखा नाटो नाटो वर्ल्ड फेमस हुआ था, क्योंकि दुनिया के बेस्ट
सिनेमाटोग्राफर हैं, दूसरा उनकी लैंग्वेज में डबिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो अब उन्होंने अपने डबिंग के खुद के इंस्टीट्यूट खोले हैं और काफ़ी अच्छे से वो डबिंग करते हैं और बहुत ही शानदार डबिंग आर्टिस्ट को भी इनसे जॉब मिलती है और बहुत ही शानदार डबिंग जो संस्थाएं वो चलने लगी है और बहुत ही शानदार वो वर्क कर रही है। अब ये तो ही डबिंग आर्टिस्ट और इनकी बात, उनके साथ एक और कमी थी कि वो थोड़ी सी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की कमी थी। तो अब उन्हें पता लग गया कि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों पीवीआर मल्टीप्लेक्स के साथ डील करी और उसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा किया। उनकी कहानियों स्टोरियों में थोड़ी सी कमी आती थी, फ़नी टाइप की होती थी, लेकिन अब वो जैसे केजीएफ आपने देखा, थोड़ा इमोशनल टच आने लगा है जो कि बहुत ही शानदार है, जो इंडियन दर्शकों को शुरू से ही पसंद है इमोशनल टच, वो देने लगे हैं। इससे उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है। अब उनकी जो बजट है वो फिल्म, जैसे आपने बाहुबली देखी होगी, उसमें कितना अच्छा वीएफएक्स है, वो बनाते हैं इसलिए कि भलाई से टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा बजट का भी कोई इशू नहीं है, पर हम अपनी तरफ से बेस्ट काम करेंगे, जबकि ये बॉलीवुड में देखने को नहीं मिलता है। उनका कोई मतलब नहीं होता, बस उन्हें इतना पता होता है कि मूवी बनानी है, तो वो मूवी बनाने में लग जाते हैं, जो कि बहुत ही बेकार बात है। तो दोस्तों, एक और मैं आपको बात बता दूं कि सबसे पहले मूवी का जो स्टेप है वो शुरू होता है एक आइडिया से। सबसे पहले आइडिया आता है वो है एक राइटर में। तो राइटर सबसे पहले एक आइडिया आता है और वो उसको नोट डाउन करता है पूरे अच्छे तरीके से, उसमें क्या कैरेक्टर रहेंगे, कौन सी मूवी है, क्या स्टोरी है, कैसे होगा। फिर वो जाता है डायरेक्टर के पास, डायरेक्टर देख कहता है उसकी 2-3 लिखी हुई स्टोरी को, जो सबसे बेस्ट स्टोरी होती है उसे सेलेक्ट करता है, और उसमें अगर उसे स्टोरी पसंद नहीं आती तो वो दूसरी स्टोरी लिखने को बोलता है। और डायरेक्टर को अगर स्टोरी पसंद आती है तो उसमें वो डायलॉग वगैरह चेक करता है। डायलॉग वगैरह चेक करने के बाद वो उसमें प्रॉपर्ली ये भी देखता है कि इसमें म्यूज़िक कौन सा हो, क्या हो, पूरी कहाँ पर कौन सा डायलॉग आना चाहिए, इसको क्लाइमैक्स कैसा होना चाहिए, ये सब डायरेक्टर डिसाइड करता है। अब डायरेक्टर डिसाइड करने के बाद सब कुछ हो गया। अब इसके बाद आता है सबसे बड़ी चीज़ जो कि है फंड जो है वो प्रोड्यूसर देता है। प्रोड्यूसर का काम होता है कि वो कैसे भी पैसे अरेंज करे और डायरेक्टर को ला के दे। अब डायरेक्टर का काम होता है कि जो प्रोड्यूसर ने फंड दिया है वो कितना भी हो सकता है, उसी बजट के अंदर काम करना है। मतलब उसे, जैसे मम्मी आपको पैसे देती है कि बेटा जाओ बाजार से सब्ज़ी खरीद के लाओ, उन्होंने एक लिमिटेड पैसे दिए, अब आपका काम है कि कम पैसे में ज़्यादा सब्जियाँ लाना। उसी तरीके से डायरेक्टर का काम होता है कि कम बजट में बहुत शानदार मूवी बनाना। वो कैसे करेगा, क्या करेगा, वो सब उसके ऊपर होता है। अब डायरेक्टर पूरा मैनेजमेंट का काम यहाँ संभालता है। डायरेक्टर का काम होता है कि कौन सा, सबसे पहले ऑडिशन लेना कि कौन सा कैरेक्टर किस पर अच्छा बैठेगा, कौन सा हीरो या हीरोइन इसके लिए बेस्ट रहेंगे। वो डायरेक्टर का काम होता है कि कौन सा हीरो और हीरोइन सबसे बेस्ट रहेंगे और कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट एक्शन देगा। तो इसके बाद ऑडिशन करना शुरू हो जाते हैं। और फिर आजकल जो इंडियन मूवी में सबसे ज़्यादा मेनली माना जाता है, जिन्हें सॉन्ग माना जाता है, वो सॉन्ग डिसाइड किए जाते हैं। तो फिर डायरेक्टर एक सॉन्ग वाला को ढूंढता है कि इसमें जो म्यूज़िक है वो किस तरीके से दिया जाए। यदि हॉरर मूवी है तो हॉरर उसमें म्यूज़िक बनाया जाता है, रोमांस वाली मूवी है तो उसमें बैकग्राउंड में जो रोमांस वाला जाना चाहिए, फाइटिंग सीन उसमें आया है तो फाइटिंग सीन के लिए एक जो है डिशुम वाला साउंड वो बनाया। जैसे केजीएफ में जैसे ही रॉकी की एंट्री होती है, आपने देखा होगा कि बहुत ही शानदार ग्लैमरियस साउंड बजता है, जिससे आप सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, कि ये वाकई में ही किसी पावरफुल व्यक्ति की एंट्री होती है। तो म्यूज़िक का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। अब आई शूटिंग की बात। ये सब डिसाइड होने के बाद शूटिंग में सिनेमेटोग्राफर को हायर किया जाता है, जिसमें मेनली 2 तरह के लोग होते हैं सिनेमेटोग्राफर।
एक तो डीओपी डायरेक्टर ऑफ पिक्चर सिनेमेटोग्राफर होता है कि वो अपनी टीम को बताता है कि किस तरीके से जो डायरेक्टर बताए कि मुझे इस तरीके से शूट चाहिए, वो एंगल वगैरह डिसाइड करता है। अब जो सिनेमेटोग्राफर होता है वो अपने डीओपी को असेस देता है कि डीओपी का मतलब डायरेक्टर ऑफ पिक्चर, कैमरा चलाने वाला, सिंपल भाषा में बोलूँ तो वो बैठता है स्क्रीन पर और वो फोकस पुलिंग वगैरह करता है और जो डीओपी है उसको डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से, किस एंगल पे ये मूवी शूट होनी चाहिए, क्या फोकल लेंथ रहेगी, कौन सी प्रकार की लाइटिंग रहेगी, किस तरीके का बैकग्राउंड रहेगा। दोस्तों ये तो सिनेमेटोग्राफर का काम हो जाता है। इसके साथ साथ जो मूवी में बहुत सारे ड्रेसिंग सेंस होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट का काम होता है जो कैरेक्टर हैं उनको मूवी के हिसाब से डालना, मतलब उनका मेकअप उसी टाइप से करना है। जैसे फाइटिंग सीन है तो कटिंग बटिंग का आप जो सीन देखते हैं वो बनाए जाते हैं, वो है। कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं जैसे फाइटिंग सीन वाले, वो भी रखे जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे मैं आपको बताऊं कि जैसे कोई एनवायरनमेंट है राजा महाराजाओं जैसा, तो वो राजा महाराजाओं जैसा बैकग्राउंड बनाने के लिए एक अलग से टीम आती है जो कि डेकोरेशन वगैरह का काम करती हैं। वो हैं लाइटिंग टीम, अलग होती हैं क्योंकि वो सिनेमेटोग्राफर जैसा बताता है उस हिसाब से लाइटिंग करते हैं। कि मान लीजिए उन्हें रात नाइट में शूट करें, उन्हें दिन का कोई प्रभाव चाहिए तो दिन के हिसाब से वो लाइटिंग करते हैं। कुछ आर्टिफिशियल लाइटें बनाई जाती हैं, सन फ्लेयर बनाए जाते हैं। एक रात में शूट कर रहे हैं तो विंडो से सूरज की किरणें आ रही है, उसके लिए वो लाइटें बनाते हैं। बाउंस टेक्निक का यूज़ करके पूरा दिन कर देते हैं। तो ये तो रहा एक बात। तो कुल मिला के म्यूज़िक और जो सिनेमेटोग्राफिंग है, अभी जो सबसे फेमस जो कैमरे यूज़ होते हैं वो हैं रेड ड्रैगन और एरे के सिनेमा, जो सबसे फेमस कैमरे हैं जो यूज़ ले रहे हैं नाटक वगैरह, छोटे सॉन्ग म्यूज़िक वगैरह में। बड़ी बजरों की फिल्मों में तो वो यूज़ होते हैं, छोटी फिल्मों में जो यूज़ होता है वो सोनी का FX6 यूज़ हो रहा है। लेंस जो है वो हाईएस्ट अपर्चर वाले होते हैं, 1.4 1.2 वाले, ताकि उनमें अच्छी क्वालिटी आए। जितना ज़्यादा अपर्चर लेंस में होता है उतनी अच्छी क्वालिटी और ब्लरनेस आती है, जिससे बैकग्राउंड से थोड़ा सेपरेट होता है और अच्छी फोकल लेंथ वाले होते हैं। अधिकतर जो लेंस यूज़ होते हैं वो प्राइम लेंस यूज़ होते हैं। उसके बाद आती हैं एडिटर। ये सब होने के बाद एक नया लोग आते हैं जिन एडिटर की मूवी जो है वो शूट कर ली गई है, उसके बाद वो लैब में भेजी जाती है जहाँ पर सबसे पहले डाटा कॉपी होता है, और डाटा कॉपी होने के बाद वो एडिटर के पास भेजी जाती है। अब एडिटर का मेन काम होता है कि जो म्यूज़िक दिया गया है वो कहाँ लगा है, किस तरीके से मूवी बिठाई जाए, क्या क्लाइमैक्स उसका बनाया जाए। जो स्टोरी थी, जो हमारे स्टोरी राइटर ने सबसे पहली मूवी रखी थी, उसकी स्क्रिप्टिंग सामने होती है, उसके अकॉर्डिंग वो रखा जाता है। अब एडिटिंग में मेनली सीक्वेंस बिठाए जाते हैं, VFX का काम हो जाता है, सब कुछ हो जाता है और कट टू कट लगाया जाता है। इसके बाद सबसे मेन काम आता है एडिटर में कलरिस्ट का, कि कौन सा कलर डाला जाता है। जैसे रोमांस वाली मूवी है उसमें तो येलो कलर डाला जाता है, क्योंकि येलो कलर इज़ द सिंबल ऑफ लव। एंड देन अगर कोई स्काई-फाई मूवी है या कोई हॉरर मूवी है उसमें ब्लू टोन डाली जाती है, थोड़ा सा ब्लूइश टोन। जैसे आपने जोकर मूवी देखी होगी या फिर कोई भी डरावनी फिल्म जिसमें ब्लूइश टोन ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ब्लू जो कलर है वो स्कैरसिटी दिखाता है। और बहुत सारे कलर होते हैं, ऑरेंज एंड टील लुक होता है, जो अर्बन लुक होता है, मतलब मूवी के हिसाब से उसमें कलर डाले जाते हैं। फाइनली हमारी मूवी एडिट हो जाती है। अब इसके बाद मूवी तो बन गई, अब आपके पास मूवी आ गई। मूवी आने के बाद वो कहाँ जाएगी? अब हमें उसको थिएटर पे रिलीज़ करना है या फिर हमें उसको कहाँ पर रिलीज़ करना है, OTT वगैरह पे। तो वेब सीरीज जो बनती है उसके लिए एक चीज़ डिसाइड की जाती है, वहाँ पे हम उसे डिसाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ही हम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं उनको बुलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्या करती हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां करती हैं
कि आपकी मूवी कहाँ कहाँ चलेगी। जैसे मेनली भारत में 2 तरह की कंपनियाँ हैं, पीवीआर, जैसे उनके थिएटर बहुत सारे हैं, तो उस पीवीआर सिनेमा में भी वो जितने भी उनके सबसे ज़्यादा स्क्रीन है उनकी है, तो वहाँ उनसे डील कर ली जाती है और सिनेमा वालों को भेज दी जाती है, जिसमें कुछ एक लिमिटेड डील होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि मूवी की कुछ कैसेटें बेची जाती हैं, उसमें से कुछ % रेवेन्यू प्रोड्यूसर रखते हैं, बाकी जो थिएटर हैं वो पर डे के हिसाब से कमाते हैं और रॉयल्टी उनको दे देते हैं। फिर सैटेलाइट अधिकार वाली कंपनियों को बुलाता है, जैसे G5 वगैरह, इन सब पे कि कौन सैटेलाइट जाएगा, उसका जो म्यूज़िक है वो कौन से यूट्यूब चैनल वगैरह पे आएगा, ये सब सैटेलाइट बेचे जाते हैं। इस तरीके से सैटेलाइट अधिकार बेचे जाते हैं, इस तरीके से ये मूवी वाले कमाते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रमोशन कंपनियां भी ऐड की जाती हैं, जो जिनका प्रमोशन किया जाता है या मूवी में जिनका यूज़ लिया गया है वो भी हैं। अब ये तो हो गया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये होगा। इसके बाद आती है डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां, प्रमोशन कंपनियां। जो प्रमोशन कंपनियां, उनका काम क्या होता है? उनका काम ये होता है कि किस तरीके से मूवी का प्रमोशन किया जाए, किस वो जगह जगह वो एक प्लान बनाती हैं। वो अपने जैसे आपने देखा होगा कपिल शर्मा शो में आना जाना, तो कपिल शर्मा शो में आते जाना, कपिल शर्मा शो में जैसे एक्टरों का आना, ये सब प्रमोशन कंपनियां डिसाइड करती हैं, आती हैं। कौन सा म्यूज़िक किस कंपनी को भेजना है, सबसे ज़्यादा जैसे म्यूज़िक का प्रमोशन माना जाता है मेनली मूवी में, तो वो टी सीरीज़ कंपनी उठाती है, तो टी सीरीज़ कंपनियाँ सारेगामापा को बेच दिया जाता है। उसके साथ साथ ही बहुत सारे प्रमोशन किए जाते हैं, बहुत सारे ऐड चलाए जाते हैं, बहुत सारे कंपेरिजन चलाए जाते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा कि भुज मूवी आई थी, उसमें जो मेनली गाड़ी डिज़ाइन की थी वो वीएफएक्स से बन जाती, पर उन्होंने रियलिटी में बनाई और हर शहर में लेकर के गए, क्योंकि इससे उनकी प्रमोशन हुआ। ऐसे ही बहुत सारे तरीके होते हैं प्रमोशन करने के, तो ये सारे प्रमोशन कंपनियां के द्वारा बनाए जाते हैं। कई सारे एक्टर, जैसा आपने देखा होगा कि ऐसा तो साल भर इंटरव्यू नहीं आते, लेकिन जब मूवी आती है तब एक्टर और एक्ट्रेस के बहुत सारे इंटरव्यू आते हैं। और एक्टर्स और एक्ट्रेस के उस समय इंटरव्यू क्यों आते हैं? वो स्पॉन्सर इंटरव्यू होते हैं जो कि हमें दिखाए जाते हैं। फिर जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है वो भी ऐड चलाना शुरू करते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, ये सब, क्योंकि उन जैसे ही थिएटर में रिलीज होगी उसके बाद उन्हीं के पास डायरेक्ट मूवी आएगी और इसके बाद टीवी वालों के पास जाएगी, तो वो भी ऐड चलाना शुरू करते हैं कि हाँ ये मूवी आएगी। आजकल तो सबसे बड़ा प्रमोशन का माध्यम है सोशल मीडिया, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमोशन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये तो रही मूवी की एक पूरी प्रोसेसिंग की बात। इसके बाद ये सब डिसाइड होने के बाद मूवी को भेजा जाता है लाइसेंस के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस मूवी को देखती है। उस मूवी में देखा जाता है कि इस मूवी में कुछ ऐसे तथ्य या फिर कुछ ऐसी बात तो नहीं है जिससे मूवी लोगों की जन भावना को आहत करे या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए, या कुछ नेगेटिव हेड स्पीच वगैरह तो नहीं फैला रही है। तो ये सब मूवी देखी जाती है, उस हिसाब से उसको रेटिंग दी जाती है 18+ AV या BC जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं। तो ये सब मूवी होती है और फाइनली जब वो अप्रूव्ड हो जाती है उसके बाद एक रिलीज डेट निर्धारित की जाती है। उस रिलीज डेट में ये सिनेमाघरों में रिलीज हो जाती है। तो ये तो एक मूवी का पूरा प्रोसेस था। अब हमने हिस्ट्री जान ली, अब ये सब जान लिया। तो दोस्तों अब आता है कि आप मूवी में किस तरीके से काम कर सकते हैं और उसका कितना बड़ा बाज़ार है। क्या मूवी में डायरेक्टर बनना अच्छा रहेगा या प्रोड्यूसर बनना अच्छा रहेगा, या फिर कैमरा चला कर के ही आप कमा सकते हैं। एक्ट्रेस वगैरह, डबिंग आर्टिस्ट या बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, एफेक्ट्स आर्टिस्ट, बहुत सारा फील्ड होता है। लाइटिंग मैन का भी बहुत अच्छा काम होता है, बहुत अच्छी वो कमाई करते हैं। क्या मूवियों का क्रेज़ यूं ही बना रहेगा? इन सब के बारे में अब हम खुलकर जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये तो रही एक बात कि एक मूवी से काफ़ी सारे लोगों को रोज़गार मिलता है।
तो बहुत सारे रोज़गार ये जनरेट करती है, चाहे वो कैमरे वाला हो, डेकोरेशन वाला हो, या फिर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हो, या फिर म्यूज़िक कंपनी, संगीतकार, गीतकार, डबिंग आर्टिस्ट, वीएफएक्स आर्टिस्ट, एडिटर, बहुत सारे लोगों को ये रोज़गार देती है। और काफ़ी सारी जगह जैसे ट्रैवल कंपनियां, उनको भी पैसा मिलता है क्योंकि आने जाने में बहुत सारी गाड़ियां लगती है। हलवाइयों, वैनिटी वैन, खाना पीना, सबको एक रोज़गार मिलते हैं। मतलब कुल ओवर बहुत बड़ा ये मार्केट है। थिएटर वाले ये सब कमाते हैं मिल करके। तो दोस्तों ये रही बात। अब आपका है कि आप किस तरीके से मूवी में जुड़ सकते हैं। मूवी जुड़ने के लिए यदि आपके पास पैसा है तो सबसे पहले प्रोड्यूसर बन जाएं, क्योंकि प्रोड्यूसर का काम सिर्फ फंड प्रोवाइड करना होता है, बाकी काम उसे एक डायरेक्टर ढूंढना पड़ेगा। डायरेक्टर ढूंढने के बाद वो सारा काम ऑटोमेटिकली कर देता है। आप बेसिकली 1 करोड़ से मिनिमम मूवी बना सकते हैं, एक अच्छी मूवी। बाकी 50 लाख तक में भी मूवियाँ बनती हैं। बाकी एक अच्छी मूवी के लिए जिसमें एक अच्छा स्टार कास्ट हो, सब कुछ हो, तो मिनिमम उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए लगेगा, क्योंकि मज़े हुए खिलाड़ी या मज़े हुए एक्टर आपको लेने पड़ेंगे। काफ़ी सारी मूवियाँ हैं, जैसे अक्षय कुमार की मात्र 30 करोड़ रुपए में बनी है, जो कि 250 करोड़ रुपए कमा के गई। हाल ही में अभी जो मूवी आई थी, उसका नाम मेरे को याद आने दो, उसका नाम था राजकुमार राव की वो मूवी थी, उसका नाम था हिस्ट्री 2। तो वो हिस्ट्री 2 ने काफ़ी कम बजट में 300 करोड़ का आंकड़ा अभी तक पार कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी कमाई को दर्शाती है। तो दोस्तों आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं। प्रोड्यूसर नहीं तो सबसे अच्छा एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से डायरेक्टिंग की स्किल लेके आ जाइए। यदि आप डायरेक्टर बन गए और तो बहुत ही शानदार रहेगा, क्योंकि डायरेक्टर का सारा काम होता है मैनेजमेंट का, सब कुछ वही करता है, पूरा मूवी उसी के ज़िम्मे होती है किस तरीके से बनेगी। यदि डायरेक्टर अच्छा नहीं होता तो मूवी भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में होता है। जैसे कि एस रामाजोली की बात करूँ तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी RRR, जूनियर एनटीआर और सीनियर एनटीआर के साथ। तो वो आप देखे थे कितनी शानदार मूवी थी, कितना अच्छा प्रदर्शन उनका एक्टर्स का निकल के आया था। और डायरेक्टर के हाथ में ही होता है एक्टर्स के किस तरीके से एक्टिंग की परफॉर्मेंस करते हैं वो, तो वो था उनका। और मेनली दूसरा कोई और डायरेक्टर लेता, जैसे अभी आपने देवरा मूवी देखी होगी, उसमें डायरेक्टर की बहुत सारी कमी थी, कुछ मूवी खास नहीं थी, और जो स्क्रीन प्ले था वो केजीएफ के बराबर बिल्कुल नहीं था। मतलब कुछ अच्छा जमा नहीं पाया वो, ओवरऑल ठीक ठाक मूवी थी। तो एक छोटी सी मूवी, जबकि उनकी कहानी बहुत शानदार थी, पर कुछ वीएफएक्स या बहुत सारी कमियां थी उसमें, जो उसकी वजह से वो जमा नहीं। तो ये तो होगी एक बात। दूसरी सबसे बड़ा तो आप अच्छा सा डायरेक्टर बन सकते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से लीजिए। बाकी दूसरा काम, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगता है इसमें, बट ये बहुत बड़ी पोस्ट होती है डायरेक्टर की। इसके जस्ट बाद दूसरा जो पोस्ट आती है वो है कैमरामैन की। दूसरा, कैमरामैन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल लगा सकता है। बिना कैमरे के कोई भी मूवी नहीं बन सकती है। तो आप कैमरामैन भी बन सकते हैं किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, देखिए। और कैमरामैन बनने के लिए किसी को इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज आ गए हैं, उसे ख़रीद करके या फिर मेरे खुद के दूसरे यूट्यूब चैनल पे आप देख करके आप अच्छा सा कैमरा चलाना सीख सकते हैं। कैमरा चलाने के लिए 2 अलग अलग पार्ट होते हैं। पहले लाइटिंग को आपको समझना पड़ेगा, कैमरे के आईएसओ, अपर्चर, शटर स्पीड क्या होते हैं, उसकी ऑपरेटिंग करने कुछ बेसिक रूल सीखने पड़ेंगे। कैमरा चलाना, ऑपरेटिंग करना सरल है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम लाइटिंग टेक्निक है। बिना लाइटिंग टेक्निक के आप कुछ नहीं सीख सकते। कैमरा चलाना बिल्कुल होगा। और मेन काम आता है एंगल का, किस एंगल से काम कर रहे हैं और कौन सा इक्विपमेंट यूज़ ले रखे हैं, स्टेबलाइजेशन कैसा है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें काम आ सकती हैं। मूवी में आप कैमरामैन बन सकते हैं, ये सबसे आसान काम है और अच्छे से आप बन जाएंगे। शुरुआत आपको वेडिंग से कीजिए, आप वेडिंग में प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद कमर्शियल में जाइए, इसके बाद आप डायरेक्ट मूवी में आ सकते हैं, या फिर किसी कैमरामैन के पीछे लग जाइए, वो आपको सिखा देगा, कोई भी सिखा देगा ये काम। तो बस मन में लगन होनी चाहिए। इसके जस्ट बाद दूसरा काम आता है लाइटिंग वालों का। तो लाइटिंग किस क्षेत्र में किस तरीके से डालती हैं, लाइटमैन भी आप बन सकते हैं। बहुत सारी लाइटिंग आती है जिसमें आप इलेक्ट्रिशियन के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो उनका काम होता है लाइटिंग सेटअप करना, जैसे सिनेमेटोग्राफर या डीओपी बोले उस हिसाब से लाइटिंग करके उन्हें देना। तो आप
जो लाइटिंग है उसका रेंटल बिजनेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक सिनेमाटोग्राफर हमेशा एक लाइटिंग वाले को हायर करता है, अच्छे लाइटिंग वाला को, जिसमें डीनो लाइट आप खरीद सकते हैं और बेबी लाइट वगैरह आप ये खरीद सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी लाइटिंग आपके लिए बन जाएगी। तो ये तो इनका काम होता है। दूसरा आता है एडिटर का काम। आप एडिटर भी बन सकते हैं। आप अच्छी एडिटिंग करके बहुत ही शानदार पैसा कमा सकते हैं। आजकल 3D VFX आर्टिस्ट की बहुत डिमांड बन गई है। 2-2.5 लाख रुपए में एक कोर्स होता है अच्छे इंस्टीट्यूट से, या फिर मिनिमम 1.5 लाख, कई कंपनियां 50,000 भी लेती है। तो आप मिनिमम 2-2.5 लाख में इनसे सीख करके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके डायरेक्ट मूवी में जा सकते हैं। या फिर आजकल तो ये काम ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। आप में टैलेंट हो तो कंपनी आपके पास खुद आएगी आगे से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास, और बहुत सारी कंपनियां जो इन्हें सिखाने लग गई हैं। यदि आप खुद रेफरेंस नहीं बना पाए, यदि आप में टैलेंट की थोड़ी कमी है, आप थोड़े हिचक करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए वो डायरेक्ट भेज सकते हैं। जैसे मेक वगैरह बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं भारत में, तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आप मेकअप आर्टिस्ट या SFX आर्टिस्ट के रूप में भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, बिना मेकअप के काम होता ही नहीं है, क्योंकि जो एक्टर्स हैं वो उस रोल के अकॉर्डिंग सूटेबल दिखने चाहिए। और उनकी जो नकली दाढ़ी लगाना, उनके SFX जैसे कट लगाना, कोई हॉरर जैसे व्यक्ति हैं उसको दिखाना, तो जैसे रोबोट 2 आई थी, अक्षय कुमार को जिस तरीके से डिज़ाइन किया था वो SFX वालों का काम था। तो वो मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू ही हो सकता था पॉसिबल। एक जो यंग मैन है उसको ओल्ड दिखाना और ओल्ड को यंग दिखाना, ये SFX और आर्टिस्ट का ही काम होता है। तो आप ये कोर्स करके भी मूवी में जुड़ सकते हैं। इसके बाद आता है मेनली वैनिटी वैन का काम। यदि आपका फूड कुकिंग का इंटरेस्ट है तो आप वैनिटी वैन भी की सर्विस भी ओपन कर सकते हैं। वैनिटी वैन जो मूवियाँ हैं उसमें खाने पीने का काम करती हैं, क्योंकि यूजुअली मूवी की जो शूटिंग होती है 5 बजे स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद वो रात तक या नाइट तक 12-12, 13-13 घंटे या 16-16 घंटे कभी तक चलती है। तो उसमें नाश्ता खाना पीना की व्यवस्था सारे जो हैं ये सेव करते हैं, वैनिटी वैन लेकर के आते हैं, जो हर जगह मतलब आपको जंगल में भी खाना प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये तो रहा एक बात, आप वैनिटी वैन वगैरह ये सब ले सकते हैं। तो और बहुत सारे स्कोप हैं, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और दूसरा, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट जो कि T सीरीज़ वगैरह भी चलाते हैं, जी स्टूडियो भी चलाता है, धर्मा प्रोडक्शन भी चला सकता है, यहाँ पर भी आप सीखिए। यदि आप में टैलेंट है तो काफ़ी सारी जगह ऑडिशन होते हैं, वहाँ ऑडिशन दे के आइए। कोई जो आर्टिस्ट कंपनी है उसे ज्वाइन कीजिए या रंगमंच ज्वाइन कीजिए थिएटर आर्टिस्ट के रूप में, ताकि लोगों के सामने आप आए और आप उनमें जा सकें।